बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हमें क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमें पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। आयनन ऊर्जा को हम पिछले क्लास में समाप्त कर चुके हैं, उससे पहले परमाणु त्रिज्या को समाप्त किया था। इस क्लास में बच्चों हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता समाप्त होने के बाद, अगर आज इलेक्ट्रॉन बंधुता आज समाप्त हो जाता तो हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, अगर आज समाप्त नहीं होता तो अगली क्लास में बच्चों हम इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा दोनों पर आधारित क्वेश्चंस को देखने वाले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता को। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन ऊर्जा का विपरीत है। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनन ऊर्जा का विपरीत है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका विपरीत है बेटा? आयनन ऊर्जा का विपरीत है। आयनन ऊर्जा में जो भी कार्यक्रम होता है उसका विपरीत होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता में। चलो देखते हैं आयनन ऊर्जा में क्या होता है। देखो मैंने आयनन ऊर्जा के अंदर मैंने क्या बताया था बेटा, जैसे कि सोडियम परमाणु गैसीय विलगित सोडियम परमाणु, गैसीय विलगित परमाणु, गैसीय विलगित सोडियम परमाणु जो है उसको आपने कुछ ऊर्जा दी और ऊर्जा देने से बेटा क्या निकाल दिया आपने? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी आयनन ऊर्जा की, किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। जो आयनन ऊर्जा की परिभाषा है वही परिभाषा हमको इलेक्ट्रॉन बंधुता की भी, उसके विपरीत परिभाषा इलेक्ट्रॉन बंधुता की हमको बतानी होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी विपरीत परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसकी परिभाषा आयनन ऊर्जा की विपरीत है। तो किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से कोई भी गैसीय विलगित परमाणु दे रखा है तो आयनन ऊर्जा में आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, गैसीय विलगित परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हो। गैसीय विलगित परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। गैसीय विलगित परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो किस में बदलेगा? ये F- में बदलेगा। और इस दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो आयनन ऊर्जा का विपरीत है। आयनन ऊर्जा का मतलब वह ऊर्जा जो गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या इसको हम बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। लब्धि को हम ऊर्जा भी बोलते हैं बेटा, लब्धि का मतलब ऊर्जा भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा क्या होगी?
किसी भी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर किसी भी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि कहलाता है। समझ में आया? तो कोई भी गैसीय विलगित परमाणु, जैसे कि मान लो फ्लोरीन, फ्लोरीन का ये क्या है? गैसीय विलगित परमाणु, गैसीय परमाणु है। देखो इसकी भौतिक अवस्था क्या है? गैसीय विलगित परमाणु। विलगित परमाणु मतलब कि अकेला परमाणु, जो बंध का निर्माण नहीं करता, अकेला परमाणु, जो बंधित अवस्था में नहीं है। अब ये परमाणु क्या है? अकेला। तो विलगित का मतलब होता है अकेला परमाणु, जो बंधित नहीं है। विलगित का मतलब अकेला परमाणु जो बंधित नहीं। तो देखो यहां पे केवल फ्लोरीन। अगर मान लो मैं ऐसा लिखता F2, तो यहां पर F2 का मतलब ये विलगित परमाणु नहीं है बेटा, ये क्या है? ये तो अणु है। यहां पे परमाणु विलगित अवस्था में नहीं है, यहां पे परमाणु अकेला नहीं है, यहां पे फ्लोरीन के दो परमाणु आपस में बंध बना करके जुड़े हुए हैं। तो विलगित परमाणु का मतलब है अकेला परमाणु, विलगित परमाणु अकेला परमाणु, जो कि बंध बनाकर नहीं रहता, अकेला था। तो F2 का मतलब ये गैसीय विलगित परमाणु है, अकेला परमाणु है, जो कि ये तो सॉरी माफ करना, ये बंधित परमाणु है, बंधित परमाणु जो कि अकेला नहीं है, किसी के साथ बंध बना करके रहता है। मान लो मैंने कहीं लिखा Cl2, अब Cl2 का मतलब क्या? आप बताओ, क्या Cl2 विलगित परमाणु है? बताइए, लाइव चैट में कमेंट करके बताइए, क्या Cl2 विलगित परमाणु है? Cl2 विलगित परमाणु नहीं, Cl2 अकेला परमाणु है, बंधित परमाणु, माफ करना, Cl2 विलगित परमाणु नहीं है, बंधित परमाणु। मान लो मैंने लिखा Br2, क्या Br2 विलगित परमाणु है, अकेला परमाणु? नहीं, Br2 में ब्रोमीन के दो परमाणु। विलगित का मतलब होता है अकेला परमाणु। तो फ्लोरीन एक अकेला परमाणु है गैसीय अवस्था में। तो ये गैसीय अवस्था में है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैसीय अवस्था में ये गैसीय अवस्था में, और विलगित परमाणु अकेला परमाणु। तो गैसीय विलगित अवस्था वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। इसमें आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हो, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर यह बदल जाएगा F- में, और इस दौरान होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन है, इस ऊर्जा परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। लब्धि का दूसरा नाम होता है बेटा ऊर्जा। लब्धि का दूसरा नाम क्या बच्चों? ऊर्जा। तो देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? विपरीत। यहां ध्यान से देखना, ठीक है? आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? विपरीत। यहां आ जाएगा आयनन ऊर्जा और यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। आयनन ऊर्जा का मतलब किसी गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? निष्कासन। इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा,
और यहां पे क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जुड़ता है। इसमें होने वाला ऊर्जा परिवर्तन, तो यदि किसी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो यहां होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। यहां पे क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का योग। यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन का योग, यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण। दोनों एक दूसरे का विपरीत प्रक्रम है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत। आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता का विपरीत प्रक्रम है। आयनन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन का योग होता है। बात समझ में आई? फिर रिपीट कर रहा हूं, आयनन ऊर्जा जब भी दोगे किसी गैसीय विलगित परमाणु को तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात जब भी करोगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि के अंदर गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का योग होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। बात समझ में आई? यहां तक की बात क्लियर? यहां पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का योग होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागा जाता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। क्लियर? ये बात दिमाग में ध्यान रखनी बेटा, दोनों एक दूसरे का विपरीत है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा अवशोषित होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, और ये वाला जो प्रक्रिया मैंने लिखा है, ये जो विशेष रूप से ये जो प्रक्रिया मैंने लिख रखी है, ये जो रिएक्शन, ये ऊष्मा क्षेपी है। उस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता में। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मतलब है किसी भी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन। तो गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन जो है उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो भैया हमारे पास ये रहा गैसीय विलगित परमाणु, इसमें हमने जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहां होने वाला ये जो ऊर्जा परिवर्तन है इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। तो ये होती है बेटा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा परिवर्तन है उसको हम बोलते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन जो है इसे हम बोलते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। क्या बोलते हैं बेटा? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे इसमें तो होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। अब F माइनस बन गया। इस F माइनस में एक बार फिर इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? F माइनस में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो F माइनस 2। इसमें होने वाला जो भी ऊर्जा परिवर्तन है उसे हम बोलते हैं द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। समझ में आया? बात यहां तक की क्लियर है? पहला इलेक्ट्रॉन जब भी जुड़ेगा तो होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो प्रथम इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन है उसको हम बोलते हैं द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। एक बात ध्यान रखें, लब्धि का मतलब क्या है? ऊर्जा। लब्धि का मतलब क्या होता है बेटा? ऊर्जा। लब्धि का मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है बेटा? ऊर्जा। अब आगे की बात करते हैं।
ये जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि है ना बेटा, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि में देखो ऊर्जा निकल रही है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन में जुड़ेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन, यहां पे हो रहा है ऊर्जा का उत्सर्जन। जब भी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो डेल्टा H1 का मान क्या, डेल्टा H का मान क्या, ऋणात्मक। ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। जब भी इलेक्ट्रॉन गैसीय विलगित परमाणु से जुड़े और ऊर्जा का यदि उत्सर्जन होता है तो उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो यहां पे आप लिखना बेटा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जहां ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब जहां ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो पहली इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि जो है ना बेटा, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। लेकिन बच्चों द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि जो होती है ना, ये एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि जो है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन। और द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि जो होती है बेटा, ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है जहां ऊर्जा का अवशोषण होता है, जहां ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये वाला जो दूसरा प्रक्रम है ना बेटा, यहाँ पे ऊर्जा का क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होगा। देखो ऊर्जा अवशोषित होगी तब जाकर के इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, किंतु द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि ऊष्माशोषी प्रक्रम है। क्यों? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, दूसरा वाला जो होता है उसमें ऊर्जा का अवशोषण क्यों होता है? पहला तो ऊर्जा का उत्सर्जन है, दूसरे वाले में ऊर्जा का अवशोषण क्यों होता है? चलो अब हम इसको समझते हैं। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी ऐसा समझो, चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझना बेटा ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है और ये परमाणु है। परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन क्या है, जुड़ा हुआ है। परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ, इसको परमाणु मान लो। व्यक्ति का शरीर है उसको परमाणु मान लो, इसको मान लो इलेक्ट्रॉन। आप मुझे एक बात बताओ, यदि इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से, इस शरीर से अगर अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ताकत लगानी पड़ेगी। अगर किसी का हाथ तोड़ना है तो आपको हाथ को तोड़ने के लिए बल लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए
एनर्जी लगानी पड़ेगी, ऊर्जा का अवशोषण होगा। तो इलेक्ट्रॉन यदि अलग करना है तो ऊर्जा अवशोषित होगी। यदि किसी गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करना है तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण। ऊष्माशोषी प्रक्रम है ये, समझ में आया। लेकिन यदि किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना हो, जब भी दो लोगों के बीच में बंध बनेगा, जब भी दो लोगों के बीच में दोस्ती होगी, तो वो प्रक्रिया हो जाएगी ऊष्माक्षेपी। तो ये वाली प्रक्रिया क्या हो जाएगी बेटा, ऊष्माक्षेपी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पृथक करोगे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और जब भी इलेक्ट्रॉन को परमाणु में जोड़ोगे तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। तो यदि मेरा हाथ आपको तोड़ना है, आपको यदि मेरा हाथ तोड़ना है, आप यदि चाहते हो, आपको सर पे गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार सर बहुत परेशान करते हैं, आपको यदि मेरा ये हाथ तोड़ना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा, हाथ खींचना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। आप बल लगाओगे, शक्ति लगाओगे, ऊर्जा लगाओगे, तब जाकर के हाथ अलग होगा, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर आपको किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना है तो ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊष्माशोषी प्रक्रम। इसका उल्टा कर दो, अगर मान लो बाहर से इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, बाहर से इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी कुछ पृथक होगा या अलग होगा, जब भी कुछ अलग होगा, जब भी कुछ अलग होगा तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। जब भी कुछ अलग होगा ऊष्मा का अवशोषण होगा, और जब भी कुछ जुड़ेगा, जब भी कुछ जुड़ेगा या दोस्ती होगी, जब भी कुछ जुड़ेगा या दोस्ती होगी, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊर्जा का उत्सर्जन। जब भी कुछ जुड़ेगा, जब भी दो लोग आपस में जुड़ेंगे, मान लो ये दोनों जब भी आपस में जुड़ेंगे ऊष्मा का उत्सर्जन। और जब भी कुछ अलग होगा, दो लोगों को अगर आपको अलग करना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। मान लो मुझे कि दो लोगों की दोस्ती को तोड़ना है, मान लो कोई दो लोग हैं, रमेश और सुरेश दोनों दोस्त हैं। अगर आपको उसकी दोस्ती पसंद नहीं तो आप क्या करोगे, आप दोनों में झगड़ा करवाओगे, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो दो लोगों की दोस्ती को जब भी अलग करना हो, परमाणु को इलेक्ट्रॉन से अलग करना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा। और अगर दोनों लोगों में दोस्ती होगी तो ऊर्जा निकलेगी। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऊर्जा अवशोषित होगी, और यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करवाना है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ये ध्यान रखना। तो यही होता है बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन परमाणु में जुड़ेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो बच्चों यही पूछा गया है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि जो है ये तो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि जो है ये एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि ये तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसमें ऊर्जा निकलती, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऐसा क्यों? चलो तो बेटा यहाँ पे एक चीज गौर करना, एक चीज यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों जगह माइनस है। तो माइनस माइनस को क्या करता है बेटा? प्रतिकर्षित। माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। जब भी माइनस माइनस एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और अगर किन्हीं दो लोगों में प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब कि अगर कोई दो लोग एक दूसरे के नजदीक आने पर प्रतिकर्षण महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आना पसंद नहीं करेंगे। मान लो मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है, तो क्या मैं उसके नजदीक जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, मैं उससे दूर जाऊंगा।
बात समझ में आ रही बेटा? यदि मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है, अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं, यदि आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो आप उसके नजदीक जाओगे या आप उससे दूर जाओगे? ये बताओ। यदि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान समान आकर्षण एक दूसरे को, समान समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यदि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये एक दूसरे से दोनों क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे मतलब कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, आसानी से प्रवेश नहीं करेंगे। और जहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है वहां पे ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा बढ़ती है बेटा। तो ध्यान रखना, जब भी किन्हीं दो लोगों में प्रतिकर्षण होगा और आप फिर भी उनको बलपूर्वक एक दूसरे के नजदीक लाना चाहते हो, मतलब कि ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण। मान लो कोई दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं, आप उनको पास लाना चाहते हो तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी बेटा, आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे कि ऐसे समझो, मान लो कोई चीज मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ ही नहीं रही है, आपको वो चीज प्रतिकर्षित कर रही है, आपसे दूर भाग रही है। मान लो मैं कोई चीज आपको समझा रहा हूं, अब वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, आपसे दूर भाग रही है, तो मैं क्या करूंगा? वो जो चीज आपसे दूर भाग रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, उसको आपके नजदीक लाने के लिए मैं एनर्जी लगाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा, ताकत लगाऊंगा, पूरी एनर्जी लगाऊंगा। तो जब भी दो लोगों में प्रतिकर्षण होता है तो उनको नजदीक लाने के लिए बेटा ऊर्जा देनी पड़ती, तो ये ऊर्जा दी जाती है। इसीलिए बच्चों प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए दूसरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। तो ध्यान रखना बच्चों, प्रथम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद प्रथम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब प्रवेश करने वाला दूसरे इलेक्ट्रॉन तथा ऋणायन के मध्य, ऋणायन कौन सा बेटा? ये ऋणायन प्रवेश करने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन तथा ऋणायन के मध्य, ऋणायन और प्रवेश करने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन के मध्य इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। अतः इस प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन परमाणु में, इलेक्ट्रॉन आयन में आसानी से प्रवेश नहीं करता तथा इसे प्रवेश कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब प्रवेश करने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जैसे प्रवेश कर गया, पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन और ऋणायन के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन तथा ऋणायन के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है और इस प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन ऋणायन में आसानी से प्रवेश नहीं करते। ये जो प्रतिकर्षण हो रहा है ना इनके बीच में,
इसके कारण इलेक्ट्रॉन ऋणायन में आसानी से प्रवेश नहीं करते, और आसानी से प्रवेश नहीं करते इसीलिए इसको प्रवेश कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है तथा प्रक्रम ऊष्मा देनी पड़ती है तथा प्रक्रम ऊष्माशोषी होता है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे, चलो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में चर्चा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि के बारे में चर्चा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बंधुता पे। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, पहला परमाणु इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करता है तो निकलने वाली ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। बेटा समझना बात को, जब भी इलेक्ट्रॉन परमाणु में आसानी से प्रवेश करेगा तो निकलने वाली ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी, प्रक्रम उतना ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी होगा। लेकिन मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता तो ऊर्जा निकलेगी नहीं, उल्टा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यदि आपको ऊर्जा ज्यादा निकालनी है, प्रक्रम को ज्यादा ऊष्माक्षेपी बनाना है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में आसानी से प्रवेश करना चाहिए। जब भी दो लोगों के बीच में दोस्ती आसानी से होगी तो ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन होगा, प्रक्रम उतना ही ऊष्माक्षेपी होगा। तो जब भी कोई तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करता है तो ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन होगा, प्रक्रम उतना ही ऊष्माक्षेपी होता है। ध्यान रखना बेटा, जितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, प्रक्रम उतना ही ऊष्माक्षेपी होगा। कहने का मतलब बेटा ये इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से ग्रहण करेगा उतनी ही ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, ठीक है। इसीलिए बेटा हैलोजन जो होते हैं ना, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान अत्यधिक होता है। क्यों? क्योंकि हैलोजन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो हैलोजन कौन सा विन्यास प्राप्त कर लेंगे? हैलोजन अक्रिय गैस वाला स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ रही बात? हैलोजन का विन्यास क्या होता है बेटा? हैलोजन का विन्यास होता है S2P5। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो P5 से ये क्या हो जाएगा? S2P6 हो जाएगा। ये कौन सा विन्यास है? अक्रिय गैस वाला। जैसे ही हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे विन्यास कौन सा हो जाएगा? अक्रिय गैस वाला। अक्रिय गैस वाला विन्यास जो होता है बेटा वो बहुत ज्यादा क्या होता है? स्थायी विन्यास होता है। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो, ये पूर्ण भरा हुआ विन्यास है, पूर्ण भरा हुआ। जब भी पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो, पूरा भरा हुआ विन्यास हो, तो ये स्थायी विन्यास होता है। तो भैया हैलोजन की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हैलोजन के तो मजे पड़ गए। अब मान लो हैलोजन को कोई काम करने में फायदा होता है तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा करेगा। हैलोजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो विन्यास प्राप्त होगा वो P5 से P6 हो जाएगा, स्थायी वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। प्रक्रम उतना ही क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, यदि कोई तत्व
उसका परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो प्रक्रम उतना ही ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। जितना आसानी से प्रवेश करेगा उतना ही प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा। जैसे कि बच्चों, जैसे कि यहां देखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है? ऋणात्मक। और ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए, ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ये प्रक्रम क्या है? ऊष्माशोषी। द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि क्या होती है बेटा? ऊष्माशोषी। तो यहां पर डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। ध्यान रखना, जब भी डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और जब भी डेल्टा एच का मान धनात्मक हो तो इसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी प्रक्रम। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, मान लो 3 परमाणु है A, B, C। इसके लिए डेल्टा H इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान -10 जूल प्रति मोल है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान -7 जूल प्रति मोल है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान -5 जूल प्रति मोल है। तो आप मुझे बताइए, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? बेटा ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जब भी कोई तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो जब भी कोई तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करता है तो ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन होता है, प्रक्रम उतना ही ऊष्माक्षेपी होता है। तो आपको बताना है मुझे, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? कौन सा तत्व का परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? कौन सा तत्व का परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? मैंने आपसे बात बोली है, यदि ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन होता है तब इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करता है। कहने का मतलब, डेल्टा एच का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करेगा। डेल्टा एच का मान ऋणात्मक में सबसे ज्यादा किसके लिए? जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा ना उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करेगा। मतलब कि ए के लिए ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से, इलेक्ट्रॉन ए तत्व में आसानी से प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन ए तत्व में आसानी से प्रवेश करेगा क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। जिसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करेगा। ये ध्यान रखना है बेटा। अच्छा, एक पॉइंट और लिखना है यहां पे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान जितना
ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान जितना ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा ना, उतनी ही इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान ऋणात्मक किसके लिए? ए के लिए सबसे ज्यादा ऋणात्मक मान है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता उसी की सबसे ज्यादा होगी जिसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान सबसे ज्यादा होगा। ए बी सी, जितना ऋणात्मक मान ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। तो ऋणात्मक में मान जितना अधिक होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना है। ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक ये लिखने हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखना बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको मैं लिखता हूं EA। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है बेटा वो Z इफेक्टिव के क्या है? समानुपाती। इलेक्ट्रॉन बंधुता Z इफेक्टिव के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता Z इफेक्टिव के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आपको पता है Z इफेक्टिव का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर Z इफेक्टिव का मान बढ़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। तो बेटा एक बात ध्यान रखें, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, है ना, या फिर आप यहां से लिख लें। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे कि ये दो है ना, इन दो को भी लिख सकते हैं आप। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन बायां आता है तुलनात्मक रूप से, और आवर्त सारणी के आवर्त में ऑक्सीजन दायां आता है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भैया इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है। इसी तरह से मान लो सल्फर और क्लोरीन तीसरे आवर्त का है, तो तीसरे आवर्त में, थर्ड आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना है, Z इफेक्टिव का मान ज्यादा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। चलो दूसरा, पहला कारक हो गया। पहला कारक क्या था? पहला कारक था Z इफेक्टिव। अब आते हैं दूसरे कारक पे, परिरक्षण प्रभाव। इसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। परिरक्षण प्रभाव को हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव बराबर क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। यदि सिग्मा का मान बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव घटेगा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो Z इफेक्टिव के समानुपाती है। यदि Z इफेक्टिव घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटेगी, ये ध्यान रखना बेटा। सी, बाहरी कोश की संख्या। बाहरी कोश की संख्या, बाहरी कोश की संख्या, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसका बाहरी कोश दूसरा, इसका बाहरी कोश तीसरा, इसका बाहरी कोश चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये है सबके बाहरी कोश।
ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो बाहरी कोश की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। नीचे जाने पर बाहरी कोश की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। नीचे जाने पर बाहरी कोश की संख्या बढ़ती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। नीचे जाने पर बाहरी कोश की संख्या बढ़ती है, बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। क्लियर यहां तक की बात? चलिए सी के बाद डी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि तत्व के परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तत्व के परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तत्व के परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी आती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या आती है? कमी आती है। जैसे कि उदाहरण नियोन। अब नियोन का विन्यास क्या है? 2s2 2p6। इसका विन्यास क्या है बच्चों? स्थायी विन्यास है। यदि इसका विन्यास स्थायी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करके नियोन माइनस नहीं बनाता। इसका विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी है, ये पूरा भरा हुआ विन्यास है, पूर्ण भरा हुआ। यदि नियोन का विन्यास पूर्ण भरा हुआ है तो फिर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि का मान क्या हो जाएगा बेटा? धनात्मक। ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करता, जैसे कि यहां देखो, यहां देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आसानी से, इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता। यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता तो भैया ये प्रक्रम क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा। ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने के लिए। तो यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर इसका विन्यास क्या है? पूर्ण भरा हुआ, स्थायी। इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता। लेकिन आप इसको जबरदस्ती घुसाना चाहते हो अंदर कि भैया तू तो जा, नियोन के अंदर प्रवेश कर जा। नियोन के अंदर अगर आप इसको जबरदस्ती प्रवेश करवाना चाहोगे तो भैया इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या रहती है? कमी। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता। यदि किसी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है, मतलब कि प्रक्रम क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा। वहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश होगा तो ये बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। देखो मैंने आपको लिखवा रखा है, इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से प्रवेश करेगा उतना ही ऋणात्मक होगा मान, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता, इसीलिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रम नहीं है। ऊर्जा का उत्सर्जन ज्यादा नहीं होता, मतलब कि ऊर्जा का अवशोषण होता है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी आती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है जैसे कि बेरिलियम। अब बेरिलियम का विन्यास भी क्या होता है? 2s2। ये क्या है? स्थायी विन्यास है, पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास है बेटा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करके ये Be- नहीं बनाता। इस प्रक्रिया के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता, और इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश अगर नहीं करेगा तो ऊर्जा का ज्यादा उत्सर्जन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ऊर्जा का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा। ये क्लियर? इसी प्रकार से नाइट्रोजन,
एक उदाहरण और, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का विन्यास है 2s2 2p3। नाइट्रोजन भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके n- का निर्माण नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहां पर अर्धपूर्ण भरा स्थायी विन्यास है। अर्धपूर्ण भरा स्थायी विन्यास है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रवेश नहीं करता। यहां पे डेल्टा एच का मान ऋणात्मक की जगह क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश आसानी से ना हो तो ऊर्जा निकलने की जगह ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए अब इसी क्रम में एक अपवाद भी लिखना है बेटा, इसी क्रम में एक अपवाद भी लिखना है, ठीक है। चलो अपवाद क्या है, आ जाओ। द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त। चलिए द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त। अपवाद का मतलब क्या बताया था मैंने? अपवाद का मतलब मैंने बताया था आप जैसा सोचते हो वैसा ना हो करके कुछ और हो जाए। जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूं, बताओ द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती? तो आपका आंसर क्या आएगा? बताइए बताइए बताइए। यदि मैं आपसे बोलूं कि सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त, नीचे फोर्थ आ जाएगा, फिर फिफ्थ आ जाएगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या हाल होता है, तो आपको मैंने क्या बताया था? नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। मतलब कि दूसरे की तुलना में तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम आ जाएगी, चौथे में और कम आएगी, पांचवें में और कम आएगी। मतलब कि द्वितीय आवर्त की तुलना में तृतीय आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है, इसकी हमें उम्मीद है, ये हमें लगता है। लेकिन क्या जरूरी है कि लाइफ में हमेशा वही हो जिसकी हमको उम्मीद हो? कई बार ऐसा भी तो हो सकता है हम जो सोचते हैं, हम जैसा समझते हैं वैसा ना हो करके कुछ और हो जाए। मतलब कि वास्तविकता में कुछ और होता है। वास्तविकता में क्या होता है? सेकंड आवर्त की जगह थर्ड आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा हो जाती है। तो द्वितीय आवर्त की जगह तीसरे आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता बेटा क्या हो जाती है? इन तत्वों की ज्यादा हो जाती है। तो ध्यान रखना, दूसरे आवर्त की तुलना में तीसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, होनी चाहिए थी कम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, लेकिन यहां पर ऐसा ना होकर के दूसरे से तीसरे की तुलना में, मतलब दूसरे की तुलना में तीसरे में ज्यादा हो जाएगी। तो ये सही है और ये गलत। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम देखते हैं, ठीक है। कारण हम लिखेंगे। चलो कारण, आपको ये बात अच्छे से पता है कि दूसरे आवर्त के तत्वों का आकार है वो छोटा है और तीसरे आवर्त के तत्वों का आकार क्या है? बड़ा आकार है। चलो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का घर छोटा सा है और एक दूसरा व्यक्ति उसका घर बड़ा है। मान लो घर के अंदर मेहमान रहने के लिए आते हैं, तो जिसका घर छोटा है वो व्यक्ति सोचेगा कि यार मेरे घर में जगह नहीं है, मैं घर के अंदर लोगों को सुला नहीं पाऊंगा, 10-12 लोग आ रहे हैं, मैं अपने घर में जगह नहीं रख सकता, घर में जगह नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा घर छोटा है। मेरे घर में भैया इतनी जगह कि 3-4 लोग ही रह सकते हैं। मेरे घर में नए आने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा घर छोटा है। अगर मान लो बाहर से कोई नया व्यक्ति आएगा तो अंदर वाले लोग जो होंगे वो परेशान होंगे, टेंशन में आ जाएंगे, भाई बाहर वाला इंसान आएगा तो अंदर वाले कहां जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका घर बड़ा है, तो वो जो बड़े घर वाला व्यक्ति है वो क्या सोचेगा? यहाँ कोई बात नहीं, मेरे घर में 3-4 लोग रहते हैं, 5-10 और भी आ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, मेरा बेटा उस कमरे में चला जाएगा, ये मेरे माँ उधर चली जाएगी, ये बचे हुए कमरे इनको, मतलब कि घर बड़ा है मेरा, तो मैं नए आने वाले लोगों को अपने घर में जगह दे सकता हूं। मेरे घर के अंदर जो व्यक्ति है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी जगह, तो बाहर वाला इंसान आसानी से आ सकता है। इनमें भी ऐसा ही होता है, इसका घर छोटा है तो नया आने वाला जो व्यक्ति है वो आसानी से अंदर घर में जगह
प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। भाई इसका घर पहले से छोटा है, तो ये अंदर वाले व्यक्ति बोलते हैं कि भैया हमारा घर तो छोटा है, ये सोचेंगे कि यार ये जो नया व्यक्ति आ रहा है इसको भगाओ, इसको दूर भगाओ, इसको बाहर भगाओ, नहीं तो यार हम हमारी जगह ले जाएगा और हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो होगा क्या कि जब भी किसी का घर छोटा होगा तो वो 10 बार सोचेगा, 15 बार सोचेगा, 50 बार सोचेगा कि मैं नए इंसान को अपने घर में जगह कैसे दे दूं। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश यहां नहीं करता, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करता। लेकिन इन भाई साहब का घर क्या है? घर बड़ा है, इनका घर बड़ा है। तो नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सोचता है कि भैया बहुत बड़ा घर है, और ये वाले व्यक्ति भी सोचते हैं कि ठीक है घर हमारा बड़ा है, ये वाले इसको इतना प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि ठीक है यार आजा हमारे घर में, आजा हमारे घर में खूब जगह। तो जब भी आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। सेकंड आवर्त का आकार छोटा है, थर्ड आवर्त के तत्वों का आकार बड़ा है। थर्ड आवर्त के तत्वों का आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश कर जाता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम करते हैं। तो यहाँ पे कारण क्या आएगा? क्योंकि थर्ड आवर्त के तत्वों का आकार बड़ा होता है, अतः नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन, अतः नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन परमाणु में पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षण कम महसूस करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। अच्छा, अब बच्चे बोलते हैं सर दूसरे तीसरे में होता है, बच्चों का एक डाउट आता है सर दूसरे से तीसरे में आकार बड़ा है इसलिए हो गया, सर तीसरे से चौथे में भी तो आकार बड़ा है, यहां पे भी तो ऐसा होना चाहिए, चौथे से पांचवें में और बड़ा यहां पे भी होना चाहिए। नहीं बेटा, यहां पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरे से तीसरे में बड़ा है आकार, तीसरे से चौथे में भी बड़ा आकार है, चौथे से पांचवें में भी बड़ा आकार है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरे और तीसरे के बीच में आकार का जो अंतर है ना वो बहुत ज्यादा है। दूसरे से तीसरे आवर्त के अंदर तत्वों का आकार बड़ा तो होता है लेकिन बहुत बड़ा, इन दोनों के बीच में आकार का अंतर बहुत ज्यादा है। तीसरे की तुलना में चौथे आवर्त के तत्वों का आकार बड़ा तो होता है लेकिन थोड़ा ही बड़ा होता है। इन दोनों में आकार का जो अंतर है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बढ़ोतरी होती है, यहाँ पे आकार में जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसा समझ लो कि एक टेनिस की बॉल है तो एक फुटबॉल है, टेनिस की तुलना में फुटबॉल ज्यादा बड़े आकार का है, लेकिन इनमें अंतर ज्यादा नहीं होता है। फुटबॉल वॉलीबॉल के तुलना वाला अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। यहां से यहां जाओगे तो आकार बढ़ेगा तो सही लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ता। इसीलिए ये जो प्रभाव है वो दूसरे तीसरे आवर्त में ज्यादा देखने को मिलता है, तीसरे चौथे में हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आकार का जो अंतर होता है बेटा वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये छोटा है तो ये इसकी तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इनमें आकार में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे आकार में बढ़ोतरी होती तो है लेकिन यहाँ पे आकार में जो वृद्धि वो उतनी नहीं होती जितनी कि 2 से 3 में हो रही है। तो ये इसका कारण है बेटा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कर लो फिर हम आगे की बात करते हैं। नोट कर लो।
चलिए यहां तक की बात क्लियर। चलिए तो अब हमने यहां से निष्कर्ष क्या निकाला, देखो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यतया वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, सामान्यतया वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन घनता घटती है। केवल इसका अपवाद क्या है, अपवाद है सेकंड आवर्त की तुलना में थर्ड आवर्त की इलेक्ट्रॉन घनता ज्यादा होती है। मतलब कि यदि आपको फ्लोरीन और क्लोरीन में बोला जाए किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन सेकंड आवर्त का है और क्लोरीन थर्ड आवर्त का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक है। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है बेटा, ये ध्यान रखना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा है। अच्छा, और दूसरा, जितने भी तत्व हैं उनकी तुलना में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन घनता सबसे ज्यादा है। हैलोजन जितने भी हैं, हैलोजन की अपने अपने आवर्त में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, हैलोजन मतलब कि कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि ये जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इनका विन्यास कौन सा हो जाएगा, स्थायी अक्रिय गैस वाला विन्यास हो जाएगा। तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि जैसे ही कहा गया फ्लोरीन, फ्लोरीन 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 मैंने लिखवाया था ना, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, एक फ्लोरीन वाला केस लिखवाया था, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो नहीं लिखवाया तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। हैलोजन की अपने अपने आवर्त में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनता है। क्यों? क्योंकि देखो हैलोजन जो होते हैं उनके विन्यास होते हैं 2s2 2p5, या आप ये बोल दो कि हैलोजन के विन्यास है s2p5। हैलोजन के विन्यास होते हैं s2p5। ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ये बदल जाते हैं s2p6 में। किस में बदल जाते हैं? s2p6 में। तो पहले की तुलना में जब बाद वाला विन्यास मिलता है, ये बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, स्थायी विन्यास है। तो हैलोजन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना इनके लिए फायदे का सौदा है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अपने आवर्त में सर्वाधिक होती है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अपने आवर्त में सबसे ज्यादा होती है। मतलब कि सेकंड आवर्त में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? फ्लोरीन की। थर्ड आवर्त में किसकी है? क्लोरीन की। फोर्थ आवर्त में किसकी है? ब्रोमीन की। फिफ्थ में किसकी है? आयोडीन की। और इनमें भी सबसे ज्यादा किसकी है? इनमें भी सबसे ज्यादा है क्लोरीन की, सबसे ज्यादा, संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा। संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा क्लोरीन की बेटा। तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है। ये पूरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता की कहानी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कहानी जो थी आपको सुनानी। चलो ये हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता कंप्लीट हो चुका है। अब केवल एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, और वो है विद्युत ऋणता। ठीक है, तो ये सारी बातें आ चुकी हैं।
ठीक है, आप इसको पढ़ते रहिए ताकि आपको इसमें आइडिया लगता रहेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, तो अब आते हैं बच्चों क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है? बताइए, आयनन ऊर्जा किसकी सबसे ज्यादा है? चलिए, कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है? चलिए, कर लिए होंगे दोनों क्वेश्चन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैं आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन का विन्यास 2s2 2p3, इसका है p2 2p2 और ये है 2p4। इसका विन्यास क्या होता है? स्थायी विन्यास होता है, अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास है इसका। अगर इसका विन्यास अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास है तो इसकी आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ये आ जाएगा क्रम, स्थायी विन्यास होने के कारण नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक मैं आपको बता चुका हूं, आयनन ऊर्जा Z इफेक्टिव के समानुपाती है। प्रभावी नाभिक आवेश जितना ज्यादा उतनी आयनन ऊर्जा ज्यादा। परिरक्षण प्रभाव, आयनन ऊर्जा परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना ज्यादा स्थायी होगा उतनी आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सारे ऑल आ जाएगा बेटा। क्लियर? चलो, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में चर्चा की। फिनिश हो गया ये, इसमें और कुछ भी नहीं बचा है। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले बेटा विद्युत ऋणता और कुछ चुटर पुटर बातें। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। फिर हम करेंगे PYQs। बस यही है बच्चों इस चैप्टर के अंदर। चले बच्चों, आज के इतना ही।